हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अगर आपने अभी तक अच्छी तरीके से नहीं शुरू की तो उसे जरूर तेज कर दीजिए तैयारी, क्योंकि पेपर होने की पूरी संभावना है। तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा पॉलिटिकल जो राजनीतिक विचारक हैं, थिंकर्स हैं, उनके बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। इससे पहले कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और पुरानी वीडियो पहले देख लें अच्छी तरीके से। और सारे टॉपिक मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाए हुए हैं और पीडीएफ भी उसकी आप पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस में लोकतांत्रिक समाजवाद, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद? एक राजनीतिक विचारधारा है और जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। क्या करती है? ये उत्पादन के जो भी साधन है उसके सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। और इसका अधिकतर जोर किस बात पे रहता है? समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंधन पर रहता है। तो समाजवादी जो आर्थिक प्रणालियां हैं उन पर इसका लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधन रहता है। और कभी कभी लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रयोग समाजवाद के पर्यायवाची के रूप में भी होता है। तो समाजवाद के रूप में भी लोकतांत्रिक जो है ये है लोकतांत्रिक समाजवाद के पर्यायवाची के रूप में भी होता है। लोकतांत्रिक विशेषण जोड़कर इसे इसके मार्क्सवादी लेनिनवादी प्रकार के समाजवाद के बीच अंतर किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। थोड़ा सा भारत में समाजवाद जो है उसके बारे में थोड़ा सा भी आप जान ले तो अच्छा रहेगा। तो भारत में समाजवाद औपनिवेशिक ब्रिटिश राज्य के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के एक हिस्से के रूप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित एक राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, और भारतवर्ष में आधुनिक काल के जो प्रमुख समाजवादी हैं वो कौन है? वो है महात्मा गांधी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु उनका समाजवाद एक विशेष प्रकार का है। गांधी जी के विचारों पर हिंदू, जैन, ईसाई आदि धर्म और रस्किन और टालस्टाइन और थोरो जैसे दार्शनिकों का प्रभाव है। वे भी औद्योगिकरण के जो है विरोधी थे, क्योंकि वो उसको आर्थिक समानता और शोषण, बेकारी, राजनीतिक तानाशाही आदि का क्या समझते थे? कारण समझते थे। और गांधी जी का आप जानते ही हैं कि वो लघु उद्योगों को अधिक प्राथमिकता देते थे। ठीक है, तो औद्योगिकरण के क्या थे? वो विरोधी थे। तो चलिए, इसी पे हमारा टॉपिक है आज, लोकतांत्रिक समाजवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी किया करें। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे पढ़ना है या कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं जरूर उस पर ध्यान देती हूँ कमेंट पे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे जरूर शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो थोड़ा सा हमने जान लिया लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में, तो हम अब चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में बेवेल और बर्नस्टीन जैसे, इंग्लैंड में फेबियनवादी भी चिंतकों के विचारों के अलावा स्वीडन में ब्रेटिन और हैंसन, ब्रिटेन में हैंसन और इटली, फ्रांस में जौरी और ब्लम, बेल्जियम तथा नॉर्वे की लेबर पार्टी तथा हॉलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया की सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टियां तथा समाजवाद की जिस संसदीय प्रणाली का विकास हुआ उसे व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः ब्रिटिश समाजवादी आंदोलन जिसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। वैचारिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों में अंतर के कारण ब्रिटेन ने मार्क्स सिद्धांतों या रूसी साम्यवाद को ज्यों का त्यों न अपनाकर, क्या हुआ? जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी, परिस्थितियों में अंतर जो आया, उसके कारण ब्रिटेन ने मार्क्स के जो सिद्धांत थे, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, उसके सिद्धांतों या रूसी साम्यवाद जो था उसको ज्यों का त्यों नहीं अपनाया, बल्कि उसे क्या किया? एक एक कर नए रूप में उसे अपनाया। ठीक है, जिसे प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक स्वतंत्रता। क्या उद्देश्य था? राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता। एक तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिले सबको और आर्थिक समानता मिले, आर्थिक आधार पर क्या हो? सब समान हो।
और एक नए समाज की स्थापना करना था। तो समानता के आधार पर क्या करना था, एक नए समाज की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक विचारों में कौन है, आर एस टोनी, रैमजे मैकडोनाल्ड, सिडनी बेब तथा ब्रिटिश हेराल्ड और जी डी एच कोल, क्लीमेंट इटली इटली ठीक है, क्लीमेंट इटली, अमेरिका में नॉर्मन थॉमस, भारत में पंडित नेहरू के भी नाम इसमें आते हैं। ठीक है, पंडित नेहरू का भी नाम इसमें प्रमुख है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत, तो इसके मूल सिद्धांत क्या है? प्रजातांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोधी है। क्या है प्रजातांत्रिक समाजवाद? पूंजीवाद का और साम्यवाद का, दोनों का क्या है, ये विरोधी है। दोनों का ही विरोध करता है लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद। जहां पूंजीवाद को समानता तथा आम जनता के लिए, ठीक है, शोषण पर आधारित मानता है। क्या मानता है वो? पूंजीवाद को समानता और आम जनता के शोषण पर आधारित मानता है। वहीं इसने साम्यवाद को नवीन साम्राज्यवाद का मंत्र कहकर क्या किया है, उसकी निंदा की है। ठीक है, उसकी आलोचना की है। यह व्यक्ति के संकुचित सीटों के विरुद्ध समाज के हितों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए चाहता है कि राज्य व्यक्ति के क्रियाकलापों को नियमित करे। क्या करे? व्यक्ति के जो क्रियाकलाप है उसको क्या करे, व्यक्ति के क्रियाकलापों को नियमित करे। जहां तक उत्पादन का संबंध है, वहां लाभ की तुलना में जन सेवा को अधिक महत्व देता है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति के संकुचित जो सोच होती है उसके विरुद्ध, यहाँ पे सीटों हो गया है, ये सोच होना चाहिए। ठीक है, तो सोचों के विरुद्ध समाज के हितों को प्राथमिकता देता है और व्यक्ति के क्रियाकलापों को नियमित करे। जहां तक उत्पादन के संबंध, वहां लाभ की तुलना में जनसेवा को अधिक महत्व देता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के विरुद्ध है। ठीक है, ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, उसके क्या है, यह विरुद्ध है। वह भारत में एकता लाने के लिए समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य सहयोग पर बल देता है। जैसा कि उसमें पूंजीपतियों को खत्म करने की बात की गई है। वर्ग संघर्ष में मार्क्सवादी जो है उसमें पूंजीपति और श्रमिक लोग होते हैं, तो उसमें ये कहता है कि पूंजीपतियों को जो है उनको समाप्त कर व श्रमिकों को जो है समान उस पे लाना चाहिए, श्रमिकों पर ध्यान देना चाहिए। तो भारत में एकता लाने के लिए क्या है, समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य यह क्या करता है, यह चाहता है कि सबका सहयोग, सबके सहयोग पर बल देता है। वर्ग संघर्ष के जो सहयोग है उसको ये क्या करता है, उस पर उसका विरोध करता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवाद चाहता है कि मूलभूत तथा महत्वपूर्ण उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि इन उद्योगों से जो लाभ राज्य का हो उसका सहयोग जन कल्याण के विकास में हो सके। ये क्या कहता है कि जो मूलभूत महत्वपूर्ण उद्योग हैं उस पर क्या होना चाहिए, उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जो इन उद्देश्यों से लाभ हो, जो राज्य को लाभ हो, उसका उपयोग क्या करना चाहिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के विकास में उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवाद निजी संपत्ति को समाप्त करने के लिए, करने के स्थान पर उसे सीमित करने के पक्षधर है। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवादी क्या कहते हैं, जो निजी संपत्ति है उसको ये समाप्त नहीं करना चाहते, बिल्कुल निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में आपने जो है पढ़ा था, तो जिसमें कि निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। फेबियनवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं वो कहते हैं, वे संपत्ति का विरोध नहीं करते। ठीक है, जो समाज के हित के लिए हो, बल्कि उस संपत्ति को समाप्त करने के पक्षधर हैं जो शोषण को जन्म देकर। तो ये क्या करते हैं, जो प्रजातांत्रिक समाजवादी हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, ये संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं कि किसी के पास संपत्ति है। ठीक है, लेकिन जैसे कि निजी संपत्ति को सीमित करने के पक्षधर है, तो इतना भी संपत्ति अधिक नहीं होना चाहिए, और विरोध नहीं करते जो समाज के हित के लिए हो। तो ये उस संपत्ति का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं जो समाज के, बल्कि उस संपत्ति को समाप्त करने के पक्षधर है, जिससे पूंजीपति वर्ग क्या करते हैं, अगर अधिक संपत्ति होती है तो गरीबों का शोषण करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो ये उस लोकतांत्रिक समाजवादी क्या करते हैं, उस जो है संपत्ति के, उस पूंजीवाद के विरुद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रजातांत्रिक समाजवादी प्रजातंत्र को आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में लाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि जब तक उत्पादन और वितरण दोनों क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग न होता, तब तक वास्तविक रूप में प्रजातंत्र नहीं लाया जा सकता। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवादी प्रजातंत्र को आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में लाने के पक्षधर थे, यानी आर्थिक भी और राजनीतिक भी। उनका मानना था कि जब तक उत्पादन और वितरण दोनों क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग न होता, तब तक वास्तविक रूप में प्रजातंत्र नहीं लाया जा सकता है। ये कहते हैं प्रजातांत्रिक समाजवादी। प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज के आर्थिक कल्याण के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये समाजवादी जो है क्या करते हैं, प्रजातांत्रिक जनता के आर्थिक कल्याण के साथ साथ इनके नैतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी ये ध्यान रखते हैं। उनका उनका अंतिम लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। क्या लक्ष्य है अंतिम लक्ष्य इनका? कि एक जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, जिसमें लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, आर्थिक असमानता कम होगी। जीवन स्तर ऊंचा होगा तो आर्थिक असमानता कम होगी, लोगों में समानता आएगी। सबकी प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकताएं क्या, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब हमें खाना, कपड़ा और सबसे प्राथमिक आवश्यकता है कि हमें रहने के लिए हमें पहले से हमारा प्राथमिक हमारी आवश्यकताएं क्या है? हमारी आवश्यकता है कि सबसे पहले तो हमें खाना चाहिए, उसके बाद हम कपड़े पे बल देते हैं, फिर उसके बाद हम रहने के लिए हमें छत चाहिए। तो ये क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो ये क्या कहता है कि जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, कमजोर वर्ग की जो आवश्यकताएं होती हैं, तो उनके पास यही नहीं होता है कि खाने के लिए भी नहीं होता है, कपड़े और घर तो बहुत बड़ी दूर की चीज है। लोगों को कई बार एक वक्त के खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वो ये है कि कमजोर वर्ग की ये आवश्यकताएं उससे क्या होंगी, पूरी होंगी। प्रजातांत्रिक समाजवादी शांतिपूर्ण संवैधानिक विधि द्वारा परिवर्तन के पक्षधर थे। तो ये क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक विधियों द्वारा क्या करते थे, परिवर्तन करना चाहते थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से हो और परिवर्तन हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, ठीक है, असंवैधानिक तरीके से नहीं। वे समाजवाद के क्रमिक विकास कार्यक्रम में विश्वास रखते थे। तो समाजवाद के क्रमिक विकास क्रम के अनुसार उनका विकास हो, तो उसमें ये विश्वास रखते थे। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवादियों ने आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। तो इन्होंने नैतिकता पर भी बल दिया, इन्होंने आध्यात्मिकता पर भी बल दिया। ठीक है, इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता किन किन बातों पर बल दिया? इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया, इन्होंने आर्थिक समानता पर बल दिया, और इन्होंने बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी इन्होंने बल दिया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक शक्तियां दिए जाने के पक्षधर थे। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी इन्होंने बल दिया है, और जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको भी अधिक से अधिक शक्तियां दी जाएं, क्योंकि जिससे कि स्थानीय जो है शक्तियां दी जाएंगी, तभी विशेष क्षेत्रों में उसमें लोग अपने स्थानों में, अपने संस्थाओं में अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे स्थानीय में। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवाद आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो वह हम देखेंगे प्रजातांत्रिक समाजवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन की आलोचना की गई है, जो इसकी अभी हमने पढ़ लिया, उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आलोचना। तो आलोचना में हम ये देखेंगे कि यद्यपि प्रजातांत्रिक समाजवाद ने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के गुणों को मिलाते हुए व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया, तथापि विद्वानों द्वारा इसकी आलोचना की गई है। तो क्या 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 आलोचना की गई है? प्रजातांत्रिक समाजवाद किसी ठोस दर्शन पर आधारित नहीं है। ये मेन पॉइंट है इसका, कि किसी ठोस दर्शन पर आधारित नहीं। इसने प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों को क्या किया है, मिला दिया है। उसके बाद उसमें दोनों में क्या किया है, विरोधाभास उत्पन्न किया है। यह राज्य शासन के हाथ में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण कर देता है। जो राज्य शासन है, स्थानीय शासन है, संस्थाएं, उनका अत्यधिक केंद्रीकरण कर देता है, जिससे तानाशाही स्थापित होने की संभावना बढ़ जाती है। यह शांतिपूर्ण उपायों द्वारा परिवर्तन का पक्षधर है। शांतिपूर्ण उपाय द्वारा, आलोचकों का कहना है कि शांतिपूर्ण उपायों द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना संभव नहीं। तो आलोचक क्या कहते हैं कि शांति के
शांति द्वारा जो है परिवर्तन लाना संभव नहीं है। ठीक है। प्रजातांत्रिक समाजवाद में लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें ये कहता है कि जो भ्रष्टाचार की भी संभावना बढ़ जाती है और जो अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वह इसमें अधिक शांतिपूर्ण तरीके की वजह से वो क्या करेगा, अधिक से अधिक इसमें भ्रष्टाचार करेगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक शक्तियां मिल जाएंगी इसमें। यह भौतिकवादी बातों पर ध्यान अधिक देता है और नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। जबकि इसने नैतिक सिद्धांतों की भी बात की है, लेकिन इसमें दिया है कि भौतिकवादी बातों पर अधिक जो है ये ध्यान देता है। राज्य द्वारा उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण किए जाने से व्यक्ति की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर सभी साधनों पर नियंत्रण कर दिया गया तो व्यक्ति की क्या होगी, प्रेरणा जो है वो उसकी समाप्त हो जाएगी और इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सिद्धांत भी पढ़ लिया, आलोचना भी पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी प्रजातांत्रिक समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के अधिकारों का आग्रह करके व्यक्ति के गौरव को बढ़ाया है। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है, इसमें राजनीतिक बात की गई है, आर्थिक बात की गई है, नैतिक सिद्धांतों की भी बात की गई। तो ये क्या करता है, ये व्यक्ति के गौरव को इसने बढ़ाया है। यह निजी संपत्ति का शोषण के लिए दुरुपयोग रोककर उसे क्या कहता है, लोक सेवा के यंत्र के रूप में परिवर्तित करता है। गत वर्षों में इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता यह सिद्ध करती है कि व्यवहारिक स्तर पर इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यह कहा जा सकता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है और इसका बहुत अधिक महत्व है व्यवहारिक स्तर पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें श्रेणी समाजवाद। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।